Hi friends, today we are going to discuss the topic of international relations. So as we discussed yesterday, here M M का मतलब है M लिखे तो इसका मतलब है इट इज़ मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है. P का मतलब है इट इज़ प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. ओके, लेट अस गो इनटू टुडेस डिस्कशन. राइट. सो आज का डिस्कशन है रिलेटेड टू शांघाई कोऑपरेशन इंटरनेशनल रिलेशंस. फर्स्ट टॉपिक इज़ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. सो इसका कंटेक्स्ट क्या है? सो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट इसलिए ये न्यूज़ में है क्योंकि इसका 25th समिट हुआ का हुआ तियानजिन चाइना. सो जब भी कुछ समिट का 25th और 50th और 75th ऐसे कुछ नंबर में इट विल हैपन, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स परस्पेक्टिव एंड मेंस परस्पेक्टिव आल्सो. ठीक है. सो अभी देखो, इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है, तियानजिन चाइना. सो दिस वन इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ऑलरेडी पूछा भी है बिफोर. सो लेट अस सी इसका क्या क्या मेन टॉपिक्स है. सो इधर मैं राइट किया जो मेंस रिलेटेड. सो इट इज़ ओनली इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, नॉट फॉर प्रीलिम्स. हियर आवर प्राइम मिनिस्टर हैज़ गिवन ए न्यू definition for SCO. For S, he said that it is security of the region. For C, he has said that connectivity है. इसका मतलब है कुछ like railways, roadways through air connectivity increase होना है within the region of Shanghai Corporation. And O means opportunity, मतलब mutual opportunity, एक दूसरे के लिए opportunities create करना है for mutual prosperity. right. तो और क्या क्या थिंग्स है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इधर आप ऑब्जर्व करो. ये मेंस रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो है इस समिट का नाम दिया, मतलब इसका नाम दिया गया है तियानजिन डिक्लेरेशन. हम आपको रिमेंबर है दैट यस्टरडे हम रीड किया विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन. इट इज़ एन ई गवर्नेंस. राइट. आज ये है तियानजिन डिक्लेरेशन. क्वेश्चन में सीधा पूछ सकते हैं तियानजिन डिक्लेरेशन इज़ रिलेटेड टू व्हाट. सो नीचे ऑप्शन दे सकते हैं शांघाई कोऑपरेशन, एशियान कंट्रीज, सार्क कंट्रीज लाइक दैट. सो रिमेंबर तियानजिन डिक्लेरेशन इज़ शांघाई कॉर्पोरेशन रिलेटेड बिकॉज इसका जो समिट है 25th समिट ये प्लेस में हुआ, तियानजिन में हुआ. राइट. हो गया. देन अनदर थिंग है जो अभी द अपकमिंग प्रेसिडेंट है इसका शांघाई कॉर्पोरेशन का, किर्गिस्तान. इधर शॉर्टकट में दिया है. इसका फुल नेम है किर्गिस्तान कंट्री है. ठीक है. देन एक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया है टिल 2025. इसका मतलब फॉर 10 ईयर्स. ये इंपॉर्टेंट है. जस्ट रिमेंबर 10 ईयर्स का स्ट्रैटेजी है. अभी 2025 है, सो 10 ईयर्स मतलब 2035 तक ये है बस. देन और एक थिंग है, इधर मर्ज किया गया है डायलॉग पार्टनर्स एंड ऑब्जर्वर्स. ये दो कैटेगरीज ऑफ कंट्रीज है इसमें, डायलॉग पार्टनर्स एंड ऑब्जर्वर्स, मतलब अपार्ट फ्रॉम मेंबर्स. उसको मर्ज करके उसको अभी पार्टनर कंट्रीज बोला जाता है. अभी से क्वेश्चन में पूछ सकता है लाइक दीज बोथ आर मर्ज्ड इनटू व्हाट समथिंग. सो ये इंपॉर्टेंट है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इधर आप ऑब्जर्व करो, इट हैज़ गिवन दैट कि SCO नाउ हैज़ 27 मेंबर्स, बट 27 कंट्रीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. इधर जो दिया ना इसमें बीच में 10 मेंबर्स प्लस 17 पार्टनर्स, ये मेंबर्स आर इंपॉर्टेंट. ये 10 मेंबर्स कौन है ये इंपॉर्टेंट है, बट जो पार्टनर 17 कौन है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. राइट. जस्ट रिमेंबर करो देयर आर 27 कंट्रीज एसोसिएटेड विद इट. 10 तो रियल मेंबर्स है, 17 इसका पार्टनर्स है. राइट. एंड ये थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो दिस वन. रिसेंटली इट हैज़ गिवन ऑब्जर्वर स्टेटस टू वन ऑफ द इंटरनेशनल बॉडी दैट इट्स नेम है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका स्टार मार्क लगा के रखो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि रिसेंटली शांघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्वेटर स्टेटस दिया कौन सी बॉडी को. देन नीचे आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दे सकता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कॉमनवेल्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा. राइट. तो इधर आपके लिए एक वैल्यू एडिशन है. राइट. फर्स्ट लेट अस सी ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या है. जब भी कुछ बॉडी आता है ना करंट अफेयर्स में, आप इसका ये देखना है इसका ईयर क्या है, कब एस्टेब्लिश हुआ. सो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स एस्टेब्लिश हुआ 1991. इसको सिंपली टू रिमेंबर ये लॉजिक है. 1991 में USSR कोलैप्स हो गया, हमको पता है. सो जब कोलैप्स हो गया वो क्या किया, उसका जो भी बिफोर उसका पार्ट रहते थे उसको एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म किया, एक ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट दे कैन मेंटेन सम पॉलिसी कंटिन्यूटी की सेम काइंड ऑफ पॉलिसीज टू इनहेंस देयर बार्गेनिंग पावर. सो ये USSR का ओल्ड मेंबर्स टुगेदर मिलके ये फॉर्म किया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स
कब फॉर्म किया? 1991 क्योंकि 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, राइट। ये इसका मेजर थिंग है, जस्ट रिमेंबर ये 1991 में एस्टेब्लिश हुआ। यूएसएसआर का एर्स्टवाइल मेंबर्स, इसमें एर्स्टवाइल का मतलब है ओल्ड मेंबर्स, बिफोर जो इसका मेंबर्स रहते थे वो लोग मिलके बनाया, राइट। बट समटाइम्स आपको पता है यूपीएससी में इसका मेंबर्स कौन है, ये बॉडी का मेंबर्स कौन है, ये भी पूछा जाता है, क्योंकि बिफोर भी पूछा है G20 का मेंबर्स कौन है एंड G7 का मेंबर्स कौन है, ये भी एग्जाम में PYQ में आ गया। तो इसका टोटल 12 मेंबर्स है। बट आप बोल सकते हैं कि हाउ वी कैन रिमेंबर 12 मेंबर्स, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, दैट इज़ ट्रू। 12 मेंबर्स को रिमेंबर करना डिफ़िकल्ट है, बट हम कुछ लॉजिक कैसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इधर आप मैं आपके लिए एक छोटा सा लॉजिक बनाया, आप ऑब्जर्व करो। एक तो है ब्रू, हमको पता है ब्रू कॉफ़ी, ब्रू वी ऑलवेज टेल, सो इट कम्स इन एडवर्टाइजमेंट, BRU, इसका मतलब है बेलारस, रशिया, यूक्रेन। ये तीनों फाउंडिंग मेंबर्स है, लाइक ये बॉडी का 3 फाउंडिंग मेंबर्स है, दैट इज़ बेलारस, रशिया एंड यूक्रेन। ये हो गया ब्रू। उसके बाद आर्मेनिया एंड अजरबैजान, AA, आप देख सकते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। रिसेंटली PYQ में आ गया कि आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, वो क्या है? एक रीजन है नगोर्नो कोराबख, इट रिलेटेड टू अजरबैजान आर्मेनिया। सो ऐसा आप रिमेंबर कर सकते हैं। एक तो ब्रू है, 3 कंट्रीज हो गया, देन AA अजरबैजान आर्मेनिया, 2 कंट्रीज हो गया, डन। देन अनदर थिंग है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, 5 कंट्रीज आर देयर। इसमें क्या क्या है? तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये 5 कंट्रीज, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। ये 5 भी इसमें पार्ट है, सो नो नीड टू कन्फ्यूज़ कि तजिकिस्तान है क्या, तुर्कमेनिस्तान है क्या, ये सब 5 को 5 इसमें है। तो ऑलरेडी 5 हो गया, और ये 5 पूरा 10 हो गया, और 2 बचा है, वो है आपका GM मीन्स यूर जॉर्जिया एंड मोल्डोवा। बस ऐसे कुछ लॉजिक्स बना के आप इसको रिमेंबर करने को ट्राई करो, राइट। इसमें और एक इंपॉर्टेंट थिंग है आप रिमेंबर करना है, इसमें बाल्टिक स्टेट्स नहीं है। बाल्टिक स्टेट्स बिफोर USSR में पार्ट रहते थे, बट अब बाल्टिक स्टेट्स इसमें पार्ट नहीं है। बट अभी क्वेश्चन आते हैं बाल्टिक स्टेट कौन सा है, आपके लिए मैं इधर लिखा हूँ। बाल्टिक स्टेट्स का मतलब है लैटविया, एस्थोनिया, लिथुआनिया, ये तीनों स्टेट्स बाल्टिक स्टेट्स है। दीज आर नॉट पार्ट ऑफ दिस CIS, राइट। बट हमारा लर्निंग इधर ख़त्म नहीं होता है। एज ए UPSC एस्पिरेंट आपको ये डाउट आना है, ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, बट हम सुनते रहते हैं न्यूज़ में कि कॉमनवेल्थ नेशंस, ये क्या है? दोनों एक है या दोनों अलग अलग हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस 2 आर डिफरेंट। लाइक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, ये USSR का पार्ट्स है, बिफोर जो USSR है उसका पार्ट्स है, राइट। बट कॉमनवेल्थ नेशंस, इट इज़ ब्रिटिश का पार्ट है, मतलब जो भी ब्रिटिश राज में इसका पार्ट्स होते हैं, मतलब इसके अंडर होते थे, दे ऑल टुगेदर केम अप एंड फॉर्मड कॉमनवेल्थ नेशंस, राइट। वो 1949 में इसका मॉडर्न कॉमनवेल्थ फॉर्म हो गया, 1949 में, थ्रू लंदन डिक्लेरेशन। ये रिमेंबर करो, इसका बिफोर भी इसका कुछ ऑरिजिन है, बट इसी टाइम पे 1949 अराउंड पे सो मैनी लिबरलाइज हो गया, मतलब इंडिपेंडेंट हो गया। सो ये रिमेंबर करो, 1949 लंदन डिक्लेरेशन थ्रू ये इस्टेब्लिश हुआ है। एंड इसमें टोटल कितना नंबर है? 56 मेंबर्स हैं, राइट। 56 मेंबर्स ब्रिटिश का पार्ट होते थे। तो दीज आर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, राइट। इधर ख़त्म हो गया आवर प्रीलिम्स रिलेटेड। देन अभी अंदर जाएंगे। सो अभी ये समिट हुआ, SCO समिट, इसमें कुछ तो डिक्लेरेशन, कुछ थिंग्स तो होगा, तो वो क्या है? सो लेट अस सी। एक तो है ये आपका मेंस रिलेटेड है, इन सिंपल टर्म्स है। इसमें SCO कंडेम किया पालगाम अटैक को। नॉर्मली ना चाइना ऑलवेज पाकिस्तान को थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब इसको शील्ड करता है। बट इधर पालगाम अटैक को कंडेम किया, इनडायरेक्टली पाकिस्तान को कंडेम किया। सो इट्स ए स्ट्रैटेजिक विक्ट्री फॉर इंडिया। कुछ मेंस में आंसर राइट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, लाइक हाउ चाइना इंडिया रिलेशनशिप एवॉल्विंग, इसमें आप यूज़ कर सकते हो इसको कोट करने के लिए, राइट। देन अनदर है इंडिया एम्फोसाइज किया टू अडॉप्ट CCIT। सो अभी क्वेश्चन आएगा CCIT क्या है? CCIT है कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज इट इज़ एन UN ट्रीटी। 1996 में इधर आप देख सकते हो इंडिया इसको प्रपोज किया UN में टू अडॉप्ट इट, बट अब तक इसको अडॉप्ट नहीं किया क्योंकि टेररिज्म का डेफिनेशन में प्रॉब्लम हुआ। सो इसलिए सम कंट्री सपोज किया, सम कंट्री सपोर्ट किया। सो अब तक इसको अडॉप्ट नहीं किया, इवन दो इट केम इन 1996।
प्रपोज्ड बाय इंडिया। सो ये इंपॉर्टेंट है, CCIT इंडिया का प्रपोजल है, बट अब तक ये इंडो फोर्स नहीं आया है, बस ये रिमेंबर करना है। देन कुछ अग्रीमेंट हुआ टू एस्टेब्लिश एंटी ड्रग सेंटर एंड यूनिवर्सल सेंटर फॉर काउंटरिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज ऑफ नाउ। अभी ये कुछ फ्रूटफुल होते फ्यूचर में, कुछ इवेंट बनते तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, या आप भी न्यूज़ में देख सकते हैं ये। सो लेट अस मूव टू अनदर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्रीलिम्स। ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव वाज प्रपोज्ड बाय चाइना। ये SCO इसको एंडोर्स किया। सो प्रीलिम्स में आ सकता है, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव इज बाय होम आर रिलेटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज़ रिलेटेड विथ SCO ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ प्रपोज्ड बाय चाइना। इतना रिमेंबर करना है। इन सिंपल टर्म क्या है ये ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव? सिंपल है, ट्रू मल्टीलेटरिज्म को प्रमोट करता है। मल्टीलेटरिज्म मीन्स मेनी कंट्रीज कमिंग टुगेदर एंड हैविंग देयर इक्वालिटी होना है, इंटरनेशनल लॉ को रेस्पेक्ट करना है, बस अराउंड इर्द गिर्द इसका ही है। सो दिस इज राइट। देन अनदर है, ये भी मेंस रिलेटेड में है। देर आर सम स्टेप्स आर टेकन टू क्रिएट सम डेवलपमेंट बैंक, लाइक शांघाई कोऑपरेशन के लिए एक अलग से एक बैंक कीप करना है। तो बैंक क्या करेगा, जो यूरेशियन कंट्रीज हैं, पर्टिकुलरली एशिया दिस कंट्रीज, उसको नॉन डॉलर, मतलब डॉलर इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमेरिका मीन्स वेस्टर्न कंट्रीज। सो इसका अल्टरनेटिवली कुछ एक बैंक टाइप काम करेगा। सो मेंस रिलेटेड है, राइट। देन अभी है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में। क्या है ये? हियर द कंटेक्स्ट इज चाइना परमिट किया बेइडू मीन्स एक चाइना का नेविगेशन सिस्टम है। मतलब अभी हमको पता है, हम ऑलवेज बोलता है कि अभी गूगल मैप्स ओपन करो, लोकेशन चेक करो, आप एक प्लेस से अनदर प्लेस व्हेन यू ट्रैवल यू यूज़ गूगल मैप्स, राइट। गूगल मैप्स इज़ नथिंग बट इट इज़ यूजिंग सम नेविगेशन सिस्टम। इसके पीछे नॉर्मली GPS है, बट ये GPS किसका है? GPS US का है GPS, राइट। इट इज़ ऑल्सो नेविगेशन सिस्टम। सिमिलरली बाइडू है, इट इज़ ऑल्सो नेविगेशन सिस्टम, राइट। सो इधर आप देखो, आपके लिए मैं कुछ वैल्यूएशन आई एम एडिंग अप हियर। देर आर टू टाइप्स ऑफ नेविगेशन सिस्टम्स। वन इज़ ग्लोबल, मतलब पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल में। अनदर रीजनल। सो ग्लोबल में आपके पास मेजरली US का है GPS, राइट। देन आपका चाइना का है बैडू। सो ये दो हो गया। देन इसके अलावा EU के पास है गैलीलियो, राइट। देन रशिया के पास है ग्लोनस, GLONASS, ग्लोनस। ये चार क्या है? नेविगेशन सिस्टम है ग्लोबल लेवल में। बट देर आर टू रीजनल नेविगेशन सिस्टम्स भी है। एक तो है जापान का, इसका नाम है QZSS। अनदर है इंडिया का, राइट। इसका नाम है नाविक, नाविक का मतलब है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, राइट। ये जापान के ऊपर 2023 में आपको सीधा UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इट्स ओन नेविगेशन सिस्टम। आपका ऑप्शंस में जापान है, अनदर कंट्रीज भी है, बट जापान का ही इसका वो है, राइट। सो इंडिया का सिस्टम है, इट इज़ नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, राइट। इसके ऊपर भी PYQ क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर दीज थिंग्स, राइट। नाविक। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थिंग। सो इधर हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया चाइना शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड में। सो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज़ इंडिया चाइना रिलेशन रिलेटेड में कुछ क्वेश्चन है, राइट। अभी आप कंटेक्स्ट क्या है इसका? जब भी कुछ समिट होता है ना, लाइक G7 समिट, अदरवाइज SCO समिट समथिंग, व्हेनेवर द लीडर्स गो टू मीट इन दिस समिट, इसका अलावा इसका इसको साइडलाइंस बोलते हैं। मतलब दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट मीटिंग साइडलाइन में कंडक्ट करते हैं, क्योंकि एक ही प्लेस में लीडर सब मिल गया तो ऑब्वियसली उनको टाइम मिलता है टू मीट ईच अदर। सो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये समिट का साइडलाइंस में इंडिया एंड चाइना का हेड मिला है। सो इसलिए इट इज़ इन न्यूज़। सो अभी इधर जो दिया है पर्टिकुलरली दिस वन, इट इज़ यूजफुल फॉर योर मेंस टू राइट सम मेंस आंसर इंडिया चाइना रिलेशन। आप इसको कोट कर सकते हो। रिसेंटली 24th राउंड ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स डायलॉग्स हैज़ लेड टू एंगेज्ड
रिन्यूड एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, दैट्स इट, इतना काफ़ी है इसमें, राइट। देन अभी ये मैप देखो, इंडिया एंड चाइना बॉर्डर में ऑलवेज नॉर्मली देर आर 3 सेक्टर्स हैं, राइट। एक तो वेस्टर्न सेक्टर है, एक तो मिडिल सेक्टर है, एक तो ईस्टर्न सेक्टर है। वेस्टर्न सेक्टर मतलब जो वेस्ट साइड है, इधर जो जम्मू एंड कश्मीर ये इधर है, इट इज़ वेस्टर्न सेक्टर। जो मिडिल सेक्टर है, इट इज़ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड जो है, ये मिडिल सेक्टर है। एंड अनदर है ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर मीन्स ये सिक्किम से स्टार्ट करके अरुणाचल प्रदेश एरिया ईस्टर्न सेक्टर है। सो ये मिडिल सेक्टर थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हो गया है, बट मेजर इश्यूज कम विथ वेस्टर्न सेक्टर एंड आवर ईस्टर्न सेक्टर विथ इंडिया चाइना बॉर्डर क्लैशेस, राइट। अभी देखो चैलेंजेस क्या है इंडिया चाइना का। मेजरली इंडिया चाइना का चैलेंजेस यू हैव टू सी इन सम डायमेंशंस मतलब बॉर्डर्स रिलेटेड में क्या चैलेंजेस है, ट्रेड रिलेटेड में क्या चैलेंजेस है, एंड चाइना असर्टिव रोल शो करना चाहता है, इसका रिलेटेड में क्या चैलेंजेस है। एंड और एक है वाटर, इसमें क्या चैलेंजेस है। इफ़ यू रिमेंबर दिस 4 कीवर्ड्स, बॉर्डर, ट्रेड इम्बैलेंस एंड चाइना असर्शन एंड वाटर रिलेटेड इश्यूज, बस आपका हाफ ऑफ द वर्क ख़त्म हो गया इधर ही। तो बॉर्डर में क्या चैलेंजेस है, इंडिया एंड चाइना को बीच में, दिस डाटा इज़ इम्पॉर्टेंट, 3488 किलोमीटर का बॉर्डर है, राइट। इसको हम वी कॉल इट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सो इट इज़ प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज़ बिटवीन विच कंट्रीज, इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड चाइना, राइट। सो इसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट का प्रॉब्लम है, मतलब वी बोथ डोंट हैव म्यूचुअल एग्रीमेंट्स इन बिटवीन व्हाट इज़ द एग्जैक्ट बॉर्डर, सो दैट्स वाई देर इज़ बॉर्डर क्लैशेस, राइट। एक तो ये बात हो गया। अनदर थिंग है ट्रेड इम्बैलेंसेस है, बिकॉज वी हैव ए ट्रेड डेफिसिट विद चाइना ऑलमोस्ट $99 बिलियन। इमेजिन करो, ये नॉट ट्रेड बट इट्स ये ट्रेड डेफिसिट है, मतलब चाइना का साइड इट इज़ सरप्लस, इट इज़ पास्ड टू चाइना, राइट। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग है, रिसेंटली चाइना बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। बिफोर यूएस होते थे बट अभी चाइना है, राइट। ये हो गया सेकंड प्रॉब्लम, बिकॉज ट्रेड डेफिसिट ऑन इंडिया साइड इज़ नॉट ए गुड साइन फॉर इंडिया। अनदर है, दिस 2 पॉइंट्स आप क्लब कर सकते हो। इन चाइना वांट टू शो सम असर्शन in Asian region, particularly in South Asia and Southeast Asia, because it want to control India. That's why आप इधर देख सकते हो, like it try to be closer with Bangladesh, it try to be closer with Pakistan, Afghanistan, so that it can curtail India, to circle India. So that's why इधर आप देखो string of pearls, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आप मेंशन कर सकते हो। लाइक चाइना इज़ यूजिंग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी टू कर्टेल इंडिया। स्ट्रिंग ऑफ पल्स मतलब कुछ नहीं, ये है कि स्ट्रिंग मतलब थ्रेड है, पल्स मीन्स सम डायमंड्स टाइप ऑफ थिंग्स लाइक पल्स। सो इंडिया का सराउंड में सी पोर्ट्स को चाइना ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब डिफरेंट कंट्री का सी पोर्ट्स को इट इज़ ट्राइंग टू हैव सम कनेक्टिविटी विद देम, सो दैट इट इज़ सर्कलिंग इंडिया लाइक ए पर्ल कनेक्टेड विद स्ट्रिंग्स, मतलब थ्रेड, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स। ये एक एग्जाम्पल है। एंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और एक एग्जांपल है, इसका नाम में ही है, चाइना और पाकिस्तान का एक कॉरिडोर है, बट इट पासेस थ्रू पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। दिस इज़ ए इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बट व्हेन चाइना एंटरिंग इनटू इट देन ऑब्वियसली इट इज़ इम्पैक्टिंग इंडियाज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ये 2 थिंग्स आप कोट कर सकते हो एज ए एग्जाम्पल, आपका आंसर का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है बाय डूइंग दिस, राइट। और एक चैलेंज क्या है, वाटर चैलेंज है, क्योंकि चाइना इज़ एन अपर रेपेरियन कंट्री, मतलब चाइना से पानी इंडिया में आता है, राइट। ब्रह्मपुत्र रिवर एग्जांपल के लिए, सो इसमें चाइना से पानी इंडिया में आता है, बट इफ़ चाइना उधर कुछ डैम कंस्ट्रक्ट किया या कुछ किया देन इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर आता है, क्योंकि फ्लड्स और वाटर टू एग्रीकल्चर के एरिया वाटर को इम्पैक्ट हो जाता है। तो इसलिए चाइना क्या कर रहा है, इट इज़ कंस्ट्रक्टिंग ए डैम over Brahmaputra river, so it is impacting India's water flow, so it is one of another reason that China want to use water as a geostrategic weapon against India. Why it is weapon? क्योंकि अब वाटर को बहुत स्टोर किया, सडन रिलीज किया, इट कैन लीड टू अर्थक्वेक एंड इसकी वजह से फ्लड्स भी आ सकते हैं, सो इसलिए इसको वेपन कहा जा रहा है, राइट। देन अनदर वन है, अनदर पार्ट रिन्यूड एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सेम वही है जो हम ऊपर डिस्कस किया, इट इज़ मोस्टली इट कैन बी यूजफुल फॉर योर मेन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें जस्ट एक कीवर्ड्स रिमेंबर करो, दैट बोथ वांट टू एस्टेब्लिश ए म्यूचुअली एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क टू सेटल देयर बॉर्डर डिस्प्यूट्स। अनदर थिंग है, इंडिया एंड चाइना वांट टू एस्टेब्लिश ए एक्सपर्ट ग्रुप एंड वर्किंग ग्रुप टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट्स। अनदर थिंग, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री लेवल मैकेनिज्म्स है, लाइक मीटिंग बिटवीन ब्यूरोक्रेट्स एंड मिलिट्री लीडर्स,
सो इट शुड बी अगेन टेकन केयर, मतलब बिफोर बीच में स्ट्रक हो गया ड्यू टू सम इश्यूज, सो इसको अगेन रिस्टार्ट करना है बस. सो ये 3 थिंग्स है. एंड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड ट्रेड टाइज, सो इसमें अगेन एवरीथिंग इसमें दे स्पीक अबाउट पॉजिटिवली, लाइक इन दिस थिंग let us expand bilateral trade and we have to increase our investment ties so we can reduce our trade deficit. बस ये मेंस रिलेटेड के लिए इम्पॉर्टेंट है. एंड अनदर थिंग है इधर फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये रिमेंबर करना है दैट लिपुले पास कौन सी स्टेट में है, उत्तराखंड. शिपकिला पास इज़ इन हिमाचल प्रदेश. नाथुला पास इज़ इन सिक्किम. बिकॉज इधर इंडिया एंड चाइना वांट टू रीओपन देयर ट्रेड, सो इसीलिए ये तीनों थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो अगेन रिपीटिंग, लिपुले पास उत्तराखंड में है, शिपकिला पास हिमाचल प्रदेश में है, एंड नाथुला पास सिक्किम में है. राइट, ये इंपॉर्टेंट है. अनदर थिंग है, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन यूज इन योर आंसर्स. One is 75 years of ties. Whenever China-India question come, you can start your introduction with this, that India and China has going through 75 years of ties. So इसके लिए we want to celebrate with some events, right? इसके लिए चाइना का प्रेसिडेंट एक नेम दिया है, that is ड्रैगन एंड एलिफेंट टाइस. इसका मतलब क्या है? चाइना इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ड्रैगन. हम मूवीज़ में भी देखते थे, चाइना इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रेड ड्रैगन, राइट? इट रिप्रेजेंट्स चाइना. और एलिफेंट रिप्रेजेंट्स इंडिया. इट मीन्स द सिंबल ऑफ पावर एंड नॉलेज एंड एक्सेट्रा. सो ड्रैगन एलिफेंट टाइस का मतलब है चाइना इंडिया का टाइस इंप्रूव करना है, राइट? देन ये है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. इसका मतलब है चाइना एंड इंडिया का रिलेशन कोई दूसरी थर्ड कंट्री का लेंस से नहीं देखना है. मतलब चाइना एंड इंडिया शुड लुक एट देयर इंटरेस्ट रादर देन लुकिंग एट ओके यूएसए क्या सोचेगा, रशिया क्या सोचेगा. ऐसे थर्ड पार्टी कंट्री का ऐसे वी शुड नॉट सी ईच अदर, बट वी शुड सी ऑटोनॉमीली, राइट? सो ये रिलेटेड टू मेन्स है. और एक रिलेटेड सम थिंग्स आर देयर हियर. सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया. इंडिया का क्या सिग्निफिकेंस है ये एंगेजमेंट के द्वारा, राइट? लेट अस सी. वन इज ट्रेड में इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स फार्मेसी. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वेरी पॉपुलर है इंडिया में. इसमें 70% ऑफ APIs का मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स. सिंपली टू पुट ये रॉ मटेरियल है. टू मेक मेडिसिन APIs वर्क एज रॉ मटेरियल. सो अभी एज ऑफ नाउ 70% ऑफ आवर रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कम्स फ्रॉम चाइना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. अनदर है इन्वेस्टमेंट. नीति आयोग बोला कि वी हैव टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर चाइना इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज चाइना हैज़ मोर मनी टू इन्वेस्ट. सो इसके ऊपर जो स्क्रूटनी है उसको थोड़ा कम करो, नीति आयोग बोला, राइट? अनदर थिंग है क्रिटिकल रिसोर्सेस. क्रिटिकल रिसोर्सेज मतलब जो भी अभी आजकल हम पढ़ते हैं ना, रेयर अर्थ मटेरियल, क्रिटिकल मिनरल्स, ये सब. सो अराउंड 70% ऑफ इट्स ओर, मतलब जो भी इसका मिनरल्स है, इट इज़ इन चाइना. एंड 90% ऑफ इट्स प्रोसेसिंग इज़ आल्सो इन चाइना. सो इसके लिए भी चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स. क्यों रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स? टू मेक लिथियम, एल्यूमिनियम, लिथियम आयन बैटरी, and these all things we require this material. That's why it is important, right? Another है like global influence. Simply put, if Asian major powers say India and China, if they are together and they are working together, then global level में इसका power amplify हो जाता है. मतलब whatever they tell other countries थोड़ा बहुत इसको seriously लेना पड़ता है, so that it can act as a counterweight to Western influence. पर्टिकुलरली कौन सा कहाँ, WTO में, वर्ल्ड बैंक में, IMF में, इसमें एशिया का वॉइस दिस बोथ कैन शो, राइट? अनदर इज काउंटरिंग द ग्लोबल चैलेंजेस. ग्लोबल चैलेंजेस क्या है अभी? नॉर्मली क्लाइमेट चेंज, पब्लिक हेल्थ इशू लाइक कोविड. इसमें अभी इफ़ इंडिया एंड चाइना कम टुगेदर देन इट कैन कोलैबोरेशन कर सकता है इन शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा. अनदर है रीजनल पीस. Both are fall in Asia, so if they have good relation between each other, then there will be stability in regional level. So अब अभी देखो इधर ग्लोबल लेवल में इसका इम्पैक्ट क्या है, रीजनल लेवल में इसका इम्पैक्ट क्या है, ऐसे रिमेंबर करो. अनदर है बूस्टिंग इंडिया रशिया चाइना ट्रायंगल, राइट? इसका मतलब काउंटरिंग द US. लाइक अभी US यूनिलेटरल सैंक्शंस पुट करते हैं, ऐसे कुछ करते हैं. सो उसको बैलेंस करने के लिए इंडिया रशिया चाइना ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है, बस. सो इट इज़ डन फॉर इंडिया चाइना रिलेशंस. Let us move to another topic.
सो वेर एवर आई एम टेलिंग दैट पी रिलेटेड थिंग्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. उसको एक दो बार पास करके पढ़ो. एंड इसका PDF मेरा टेलीग्राम चैनल में है. सो प्लीज़ टेक द PDF ऑफ मार्कड PDF फ्रॉम देर एंड रिवाइज इट. सो नेक्स्ट है इंडिया चाइना पार्टनरशिप. इंडिया चाइना पार्टनरशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देर इज़ ए डायरेक्ट PYQ वाज आस्क्ड इन मेंस दैट एन इंडिया जापान रिलेशनशिप फॉर 15 मार्कर, राइट. सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. सो कंटेक्स्ट क्या है इसका, वाई इट इज़ इन न्यूज़, बिकॉज इंडियन प्राइम मिनिस्टर चाइना विजिट किया है, उधर सम की एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया है. तो नॉर्मली ईयर में होते रहते हैं. सो दैट्स वाई इट इज़ इन न्यूज़, राइट. इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. एक तो है बोथ एक जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट साइन किया है फॉर नेक्स्ट डिकेड. डिकेड मतलब कितना, 10 years. सो इट इज़ फॉर 10 years पार्टनरशिप. इतना रिमेंबर करो, ये इनफ है. एंड इधर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, दैट इज़ योर स्टेट परफेक्चर पार्टनरशिप्स. क्वेश्चन सिंपली ये पूछ सकते हैं, स्टेट परफेक्चर पार्टनरशिप्स इज़ बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री. एज सिंपल एज दिस मच, बिकॉज इन द पास्ट बिफोर क्वेश्चंस पूछा है, मतलब इंडिया मेड ए न्यूक्लियर रिलेटेड अग्रीमेंट विथ विच कंट्री, इट इज़ रशिया. सो इतना सिंपली क्वेश्चंस भी पूछ सकता है. सी दिस की, इट इज़ लुकिंग लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड. स्टेट परफेक्चर पार्टनरशिप किसके बीच में है, सो इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड जापान. सो आपको ईजिली रिमेंबर करने के लिए इधर लॉजिक ये है, स्टेट है, इंडिया में स्टेट है फेडरल लेवल में, राइट. बट स्टेट को जापान में परफेक्चर बोलते हैं, राइट. जापान में देर आर नो स्टेट्स बट देर आर परफेक्चर्स, मतलब देर आर 47 परफेक्चर्स इन जापान. सो इट इज़ नथिंग बट स्टेट पार्टनरशिप है. बट जापान में इट इज देर इज़ नो स्टेट नेम, सो दे यूज़ द नेम परफेक्चर. सो स्टेट परफेक्चर पार्टनरशिप का मतलब है इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड जापान, राइट. इधर 4 स्टेट्स का कुछ दिया है, मतलब कनेक्टिविटी. आंध्र प्रदेश एंड त्योमा के साथ में है ये कुछ पार्टनरशिप, एंड तमिलनाडु एंड एहिम. ये आपको रिमेंबर करना ही पड़ेगा ये 4 थिंग्स को, बिकॉज इट कैन डायरेक्टली कम इन मैचिंग दे सकते हैं सीधा पूछ के कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट. सो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर दिस 4 थिंग्स, राइट. देन अनदर की आउटकम क्या है, इन इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव. इसका मतलब है सप्लाई चेन्स को रेजिलिएंट करना है, राइट, पर्टिकुलर इन क्लीन एनर्जी एंड अदर सेक्टर्स. सो इट इज़ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है बट नॉट फॉर प्रीलिम्स. देन ये आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. देर इज़ अ स्पेस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान फॉर चंद्रयान 5. सी दिस Chandrayaan 5. It is lunar exploration mission. Lunar means moon. So Chandrayaan 5. Its number is 5. So remember this word, Chandrayaan 5. Cooperation between these two, right? And इधर कुछ outcomes है. इसमें इतना important कुछ नहीं है. It is not. It don't have any catchy names. So as of now, these are not important. If anything important come up from it, then we will discuss about it, right? It is not much important. It is still in nascent stage. So let us move to the next topic. सो व्हाट आर द पिलर्स. क्या है इंडिया एंड जापान का रिलेशनशिप्स में पिलर्स, मतलब डायमेंशंस क्या है बेसिकली. सो आप ऑलवेज ये रिमेंबर करो, पर्टिकुलरली ऑलवेज ये होते हैं, इकोनॉमिक पिलर होगा, डेवलपमेंट पिलर होगा, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर कंट्रीज. जनरली इंडिया एंड जापान के बीच में यही थिंग्स होते रहते हैं, राइट. इधर आप देखो, लाइक व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेटस. ये कीवर्ड रिमेंबर करो, स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप है. एज ऑफ नाउ इंडिया जापान स्टेटस इज स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप. ये आप रिमेंबर करो, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. अनदर इज वी हैव दिस अग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट. नाम ही देखो, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होलिस्टिकली इकोनॉमिक पार्टनरशिप है. बट जो CEPA वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के साथ ओनली 3 कंट्रीज़ के साथ ही ये किया CEPA. विथ हुम, एक तो जापान है, राइट, अनदर है आपका साउथ कोरिया एंड अनदर है UAE. बस ये 3 कंट्रीज़ के साथ ही इंडिया है CEPA. क्वेश्चन में पूछ सकता है, इंडिया है CEPA विथ विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज, 1 2 3, जापान, साउथ कोरिया, UAE. सो ये इंपॉर्टेंट है, राइट. ये दोनों प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. देन अनदर है बायलैटरल ट्रेड. ये दोनों को बीच में बायलैटरल ट्रेड है, $22.85 बिलियन. बस इतना इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा जो प्राइमरी इंपोर्ट्स क्या है, एक्सपोर्ट्स क्या है, इतना नो नीड टू रिमेंबर. जस्ट रिमेंबर दिस डाटा टू राइट इन योर आंसर्स, राइट. दिस डाटा इज रिक्वायर्ड, दैट्स इट. एंड अनदर थिंग है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज़
इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप इज बिटवीन विच एंड विच कंट्री, दैट इज बिटवीन इंडिया एंड जापान. बस इतना जस्ट रिमेंबर करो, दैट्स इट, राइट. देन ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग. एंड नेक्स्ट कम हियर. तो इन मिलिट्री एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है. मिलिट्री एक्सरसाइज आर इंपॉर्टेंट बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज. सो इधर धर्मा गार्डियन इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान. धर्मा गार्डियन इज इंपॉर्टेंट, इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड जापान, मिलिट्री एक्सरसाइज है. इसके अलावा बायलैटरल मीन्स टू कंट्रीज के बीच में, राइट. देन देर आर सम मल्टीलेटरल एक्सरसाइज आल्सो विच यू हैव टू रिमेंबर. वन इज मिलान, इसमें भी इंडिया जापान है. एंड अदर इज मलाबार. मलाबार बिकम वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू यू, टू अस फॉर द एग्जाम, बिकॉज इन मलाबार एक्सरसाइज ऑल 4 क्वाड कंट्रीज, आपको रिमेंबर है ना क्वाड कंट्रीज क्या है. एक तो इंडिया, एक तो जापान, एक तो यूएस, एक तो ऑस्ट्रेलिया. ये 4 कंट्रीज आर कॉल्ड एज क्वाड कंट्रीज. सो मलाबार एक्सरसाइज में ये 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट करता है, राइट. बट to make your prelims question complicated, examiner can do another things also. Let me explain how. So अभी जो quad है, quad starting से भी इसमें sorry in Malabar exercise starting से all these 4 are not present. Starting actually it start हुआ 1992 में, right. 1992 में Malabar exercise started. It's a bilateral है, starting में it's a bilateral between USA and India, बस दोनों ही countries है. बट इन 2015 इसमें जापान ऐड हो गया. इन 2020 ऑस्ट्रेलिया ऐड हो गया. टुगेदर अभी 4 कंट्रीज है, ओके. 1992 में इंडिया, यूएसए एंड इंडिया के बीच में है. 2015 जापान ऐड हो गया. 2020 ऑस्ट्रेलिया ऐड हो गया. सो अभी ऑल 4 क्वाड कंट्रीज पार्टिसिपेट इन मलाबार एक्सरसाइज, राइट. इतना इंपॉर्टेंट है. एंड अनदर थिंग है इंडिया जापान एक्टिस्ट फोरम. इसका मतलब क्या है, जस्ट इतना ही है. दे बोथ वांट टू डेवलप इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. एक्टिस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इतना रिमेंबर करो. दिस इज ओनली दैट मच टू रिमेंबर हियर, राइट. लेट अस मूव टू नेक्स्ट. देन इंडिया जापान रोल क्या है ग्लोबल एंड रीजनल ऑर्डर में. सो इट इज़ ईजिली हम बोल सकते हैं. एक तो है बोथ वांट रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, मतलब देर इज़ नो यूनिलेटरल सैंक्शंस बाय वन कंट्री और यूनिलेटरल डिसीजंस बाय वन कंट्री. इट शुड बी रूल्स, एवरीवन शुड फॉलो रूल्स, रूल्स शुड बी इक्वल फॉर ऑल, दैट्स इट. एक तो ये कीवर्ड है. अनदर है बोथ वांट फ्री एंड ओपन इंडो स्पेसिफिक, मतलब जो भी इंडो स्पेसिफिक ओशन है इट शुड बी फ्री, मतलब एनी वन कैन कम एंड एंटर इन टू इट एंड ओपन फॉर एवरी वन. देर शुड नॉट बी एनी रेस्ट्रिक्शंस. मतलब इट इज़ पॉइंटिंग आउट कि अराउंड चाइना ट्राई टू कैप्चर एज मच एज स्पेस पॉसिबल यूजिंग इट्स नैन डैश लाइन एक्सेट्रा. बट इंडिया चाइना जापान वांट कि इट शुड बी फ्री एंड ओपन फॉर ऑल दिस स्पेस, राइट. सो ये एक पॉइंट है. अनदर वन है बोथ वांट टू स्ट्रेंथन मल्टीलेटरलिज्म, राइट. इसमें एग्जाम्पल है G4. अभी क्वेश्चन आएगा G4 कंट्रीज कौन सा है. सो आई एडेड द कंट्रीज हियर इट सेल्फ फॉर यू, सो यू नो नीड टू गूगल इट अगेन. सो G4 कंट्रीज सर 4 नेम में ही है 4 कंट्रीज है. G4 मतलब 4 कंट्रीज. कौन सा. एक तो इंडिया एंड जापान है ही है, और दूसरा ये है. एक तो ब्राज़ील है, एक तो जर्मनी है. रिमेंबर दिस, इंडिया जापान ब्राज़ील जर्मनी, दिस 4 टुगेदर कॉल एज G4 कंट्रीज. इसका जस्ट यही है कि दे वांट रिफॉर्म्स इन यूएनएससी रिफॉर्म्स एंड एक दूसरे को सपोर्ट करता है कि दे आल्सो शुड गेट परमानेंट सीट. अब एज ऑफ नाउ ओनली 5 कंट्रीज आर देयर, बट दिस G4 कंट्रीज वांट कि उनको भी परमानेंट सीट मिलना है यूएनएससी में. बस इतना इज इम्पॉर्टेंट फॉर G4 रिलेटेड, राइट. अनदर थिंग है इंडिया एंड जापान नॉट ओनली वांट टू डेवलप देमसेल्फ बट दे आल्सो वांट टू डेवलप द अफ्रीका, बिकॉज Africa represents our global south. You have to link it like this. Global south means mostly the countries in Africa is global south, right? So India and Japan want to develop Africa also. That's why they brought up this Asia Africa Growth Corridor. Remember, Asia Africa Growth Corridor is a program of India and Japan. It was started in 2017. बस इतना is enough for your prelims, right? Let us move to next one. So इधर another thing है supply chain resilience. आजकल जो भी इंटरनेशनल IR रिलेटेड क्वेश्चन है, इन एवरी टॉपिक यू कैन यूज़ दिस वन, सप्लाई चेन रेजिलियंस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सप्लाई चेन मतलब टू ट्रांसफर वन गुड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर देर शुड बी ए चेन वेयर इट विल सप्लाई द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो ड्यू टू कोविड का टाइम ये ब्रेक हो गया, बिकॉज ऑफ विच इट इज ऑलवेज कमिंग इन न्यूज. सप्लाई चेन रेजिलियंस शुड बी देर, राइट. So to enhance the supply chain resilience, there is an initiative.
सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, राइट, इसके ऊपर भी यूपीएससी का क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट वॉज स्टार्टेड इन 2021 बाय 3 कंट्रीज. इंडिया जापान इसमें भी है, बस इसमें ऑस्ट्रेलिया और एक कंट्री है. सो दिस 3 कंट्रीज इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया हैज़ क्रिएटेड सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव इन 2021. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. आप इधर देख सकते हो, मतलब आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग जस्ट व्हाट इज गिवन इन दिस डॉक्यूमेंट, but wherever it is required I'm adding some value to it, so you no need to waste your time by googling okay what is this body related to, what is this organization related to. You can only read this PDF, it will be suffice for you in most of the cases, right? So let us move to the one more thing. Here आप एक पॉइंट देख सकते हो, इंडिया नॉन सिग्नेटरी स्टेटस टू एनपीटी. आपको ये यू हैव टू रिमेंबर दिस, इंडिया इज़ नॉट सिग्नेटरी टू एनपीटी, मतलब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. It is related to some nuclear weapons related. So India is not a member of NPT, and India is also not a member in NSG. NSG means nuclear supplier group. So India is not member of these two. It is also prelims के लिए बहुत 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 important है, right? Let us move to next topics, that is news in shorts, right? इसका मतलब है it is also in news but it was given at little bit less important, or it was given very crisply. So let us see what is majorly important from our exam point of view. The main thing is we should not read line to line or page to page. We should only take that much which is required for our exam. That's it, right? So क्या है ये न्यू स्ट्रैटेजिक EU इंडिया एजेंडा. देयर इज समथिंग कॉन्टेक्स्ट है, यूरोपियन कमीशन एंड हाई रिप्रेजेंटेटिव इसको अडॉप्ट किया है. क्या किसको अडॉप्ट किया है? न्यू स्ट्रैटेजिक EU इंडिया एजेंडा, एक काइंड ऑफ यू कैन थिंक इट लाइक ए डिक्लेरेशन और समथिंग लाइक दैट. इसको अडॉप्ट किया है, इसलिए इट्स ए माइलस्टोन इन इंडिया EU रिलेशंस, राइट? सो इसका ऑरिजिन कहाँ है? 2004 में बोथ बिकेम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. सो दिस नेम्स strategic partnership, global partnership, etc. is a kind of, it shows the level of cooperation between these two countries. That's it, right? Nothing to worry. एंड इसमें इतना रिमेंबर करो, ये एजेंडा में देर आर 5 कोर पिलर्स है. जस्ट ये नंबर रिमेंबर करो 5. देर आर 5 कोर पिलर्स बिटवीन देम. दैट्स इट, राइट? सो ये सब हम वी नॉर्मली कैन गेस कर सकते हैं क्या क्या है. एक तो है आपका सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इन इश्यूज विल बी देर, like supply chain resilience, energy transition, like clean energy, etc. That is sustainability, right? Another है technology and innovation, मतलब adapting of the technology and global governance of those technologies, right? एक तो ये एंगल है. अनदर है सिक्योरिटी एंड डिफेंस एंगल, मतलब काउंटरिंग द टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, राइट? दिस इज द मेजर एंगल. दे वांट टू एड्रेस दिस चैलेंजेस. अनदर है कनेक्टिविटी एंड ग्लोबल इश्यूज. कनेक्टिविटी मतलब जो अभी कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, एंड आल्सो अनदर कॉरिडोर्स है, दे वांट टू प्रमोट दिस कॉरिडोर्स, राइट? इसमें दिस इज मेजरली इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस. दिस एंगल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस. बट प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इफ़ यू सी दैट प्रीलिम्स के लिए आपको इधर ये थिंग्स इंपॉर्टेंट है. एक तो इधर इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ नेट ज़ीरो प्लेज है इंडिया के लिए 2070 तक है. India want to be net zero by 2070, but for EU it is 2050. Just remember this. He can put it these numbers to confuse you. EU का net zero it should happen by 2050, but for India it is 2070. That's it. This is important for prelims. Another है digital public infrastructure. जब भी digital related things come, you should mention this thing. It's a very important for mains and prelims. Digital public infrastructure का क्या मतलब है? इसका मतलब है digital infrastructure मतलब समथिंग रिलेटेड डिजिटल एंड इट इज़ पब्लिक. पब्लिक मतलब ओपन टू ऑल, बस इतना ही इसका मीनिंग है. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन टू ऑल, इट इज़ कॉल्ड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक आवर आरोग्य सेतु और आधार, इंडियाज आधार, एंड दिस ऑल थिंग्स आर डिजिटल, एंड UPI, दिस ऑल आर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. इसका मतलब है इंडिया हैज़ गिवन इट इन ओपन सोर्स. मतलब एनी कंट्री विच वांट टू डेवलप दिस, दे कैन डेवलप दिस. देर इज़ नो पेटेंट इश्यूज और एनीथिंग ऑन इट. सो वी कॉल इट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. सो ये रिमेंबर करो, क्वेश्चन सीधा आ सकता है. व्हाट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस. एंड इधर एक देखो, अब इतना शार्प होना है टू ऑब्जर्व द थिंग्स विच विल कम फॉर योर प्रीलिम्स, राइट? इधर कुछ दिया है, EU's ग्लोबल गेटवे. क्वेश्चन कैन सिंपली कम, ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव is by which organization? EU. Then he will give your SAARC, then he will give your Asian countries, or he can give World Bank, etc. to confuse you. So global gateway initiative is by European Union, right?
what is mean by global gateway? It is just कि all over globe infrastructure projects develop करना है. So it is just EU want to raise some funds like 300 billion euro dollars it want to raise by 2027 to invest in infrastructure projects throughout the world. Right? It's a kind of counter to one road one belt initiative of China. We can think it like that, right? ये कब स्टार्ट हुआ? ये 2021 में स्टार्ट हुआ. So this much data is enough. Global Gateway Initiative is of EU's. It started in 2021. Its aim is to get 300 billion euros by 2027 to invest in infrastructure projects across the world. That's it. Right. Let us move to India and Israel. So India and Israel का issue. Before this, let me have a cup of water because मेरा throat become dry. Okay, just 1 second. Yeah, let us start this. So India Israel, the reason for it, why this was in news. So एक तो इसलिए है that Israel is the first OECD country. We know that there are some OECD countries are there. OECD countries. So Israel is the first OECD country to sign a bilateral investment agreement with India. Right. So recently ये दोनों एक bilateral investment treaty sign किया है. So Israel is the first OECD country to do that. It replaced our another agreement in 1996. जो 1996 का agreement है उसको replace किया है. राइट. सो एक तो ये है कि ये 1996 में जो अग्रीमेंट हुआ है वो 2017 में टर्मिनेट किया. सो इसके वजह से 2017 से अब तक देर इज़ नो ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड इजराइल. सो रिसेंटली वी साइंड ए ट्रीटी. राइट. इतना रिमेंबर करते तो इनफ है. एंड जो भी इधर की फ्यूचर्स है इट इज़ मोस्टली फॉर योर मेन्स पर्पस. वन इज़ द नेम इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. बायलैटरल मतलब टू कंट्रीज़ के बीच में. इन्वेस्टमेंट मतलब समथिंग रिलेटेड टू योर इन्वेस्टमेंट. एंड ट्रीटी बिटवीन टू कंट्रीज. इसका मतलब क्या है इन सिंपल टर्म्स? इंडियन पीपल विल इन्वेस्ट इन इजराइल, इजराइल पीपल विल इन्वेस्ट इन इंडिया, बट दे बोथ वांट सम सिक्योरिटीज, राइट? बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इन अनदर कंट्री, सो देयर शुड बी सम सिक्योरिटी टू योर इन्वेस्टमेंट. दैट्स इट. सो ये ट्रीटी साइन करने से क्या होगा? एक तो होगा इन्वेस्टमेंट का बूस्ट होगा, मतलब मोर एंड मोर पीपल विल इन्वेस्ट इन अदर कंट्री, राइट? एज ऑफ नाउ इन्वेस्टमेंट है बिटवीन बोथ कंट्रीज इज $800 million, राइट? अनदर है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन. जो भी इन्वेस्टर है इसका कुछ प्रोटेक्शन मिलेगा, मतलब मिनिमम स्टैंडर्ड से उनको ट्रीट करेगा, मतलब देयर शुड बी सम सर्टेनिटी इन इट. अनदर पॉइंट है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. जब भी कुछ डिस्प्यूट आएगा बिटवीन दैट इन्वेस्टर एंड दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट, देयर विल बी सम एस्टैब्लिश्ड आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म्स आर देयर. दैट्स इट. इट इज़ फॉर योर मेंस. बट फॉर प्रीलिम्स के लिए व्हाट यू हैव टू रीड. प्रीलिम्स के लिए ये है I2U2. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, राइट? I2U2 में what are the countries are there? It can come directly question. So you have to remember I2 मतलब 2 I's are there, right? I2. U2 मतलब 2 U's are there, right? एक I है इंडिया, right? अनदर I है इजराइल. अनदर एक U है USA, अनदर U है UAE. That's it. Remember this very strongly because don't confuse Israel and Iraq. So it is between India and Israel, UAE and USA. That's it. I2U2 हो गया इसका, राइट? अनदर थिंग प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ योर I4F फंड. I4F, राइट? I4F इसका मतलब है 4 I's आर देयर. I, राइट? ऐसे आप रिमेंबर करने के लिए ईजी होगा. I4F. F का मतलब है फंड है. I4 का मतलब क्या है? इंडिया, इजराइल, इंडस्ट्रियल R&D एंड इनोवेशन. सो 4 I's आर देयर, राइट? इंडिया, इजराइल, इंडस्ट्रियल R&D, इनोवेशन फंड, I4F फंड. सो क्वेश्चन में सिंपली पूछ सकता है I4F फंड इज रिलेटेड बिटवीन विच कंट्रीज? सो इंडिया एंड इजराइल. डन. देन बराक मिसाइल सिस्टम इज डेवलप्ड बाय बोथ कंट्रीज. इट वाज को डेवलप्ड बाय इंडिया एंड इजराइल. एंड आजकल हम देख रहा है, वी आर सीइंग इन प्रीलिम्स एग्जाम, दे आर आस्किंग दैट okay, this particular defense product is from which country, or it was developed by India and which country. So that's why you should remember Barak at missile system is developed by India and Israel. That's it, right? So इधर आप देखो bilateral investment treaty, right? इसका मतलब है reciprocal agreement. Reciprocal मतलब you support me, I support you. You help me, I help you. You provide me some protection, I provide you some protection. It's like reciprocal. Both sides should follow the same. That's called
रेसिप्रोकल, राइट। और एक इधर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का लीगल बेसिस है इन व्हाट, इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल आईसीजे का मतलब है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एज पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लॉ, आईसीजे है दिस बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हैज़ ए लीगल बेसिस। इतना रिमेंबर करो, काफ़ी है प्रीलिम्स के लिए। एंड अनदर है दैट इंडिया's मॉडल ऑफ बिट, दिस बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी in 1993 we have come up with one particular model template, but in 2015 we replaced it with new model BIT, we call it model BIT. So just remember 1993 version was replaced in 2015. itna enough for prelims, right? Let us move to next topic, that is India and Singapore, right? context क्या है इसका, प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर इंडिया को विजिट किया, सो इसलिए ये न्यूज़ में है। एंड इधर देर इज सम इम्पॉर्टेंट डाटा फॉर यू। So this year 2025 marks 60 years of diplomatic relations between India and Singapore. जब भी इंडिया सिंगापुर क्वेश्चन आएगा, just quote this in your intro that this 2025 reflects the 60 years of diplomatic relations between India and Singapore. Both have come a long way. Something you can start it as an introduction for you, right? इसमें है सेम डायमेंशंस, इकोनॉमिक का क्या डायमेंशन है, डिफेंस का क्या डायमेंशन है, आजकल डिजिटलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसका क्या डायमेंशन है, स्किल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। सो जस्ट रिमेंबर दिस डायमेंशंस, ऑटोमेटिकली यू विल डेवलप योर ओन आंसर्स। इकोनॉमिक मीन्स बोथ वांट टू एंगेज इन मोर एंड मोर ट्रेड एंड एनहेंस देयर बायलैटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, दैट इज़ फॉर योर इकोनॉमिक, राइट। देन अनदर है स्पेस कोऑपरेशन, दैट इज़ इन स्पेस हमको पता है इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ये एंड सिंगापुर का काउंटर पार्ट, दे वांट टू कोलैबोरेट विद ईच अदर इन स्पेस डोमेन, राइट। देन डिफेंस, बोथ वांट टू वर्क इन द डिफेंस particularly quantum computing, AI, in these things they want to strengthen their defense. बस हो गया। Then combat terrorism, this is a common point for every country want to enhance their defense against the terrorism, so ये आप common point यूज़ कर सकते हो। अनदर थिंग है डिजिटलाइजेशन में सपोर्ट करना, लाइक डिजिटल फिनेंस, फिनटेक कोऑपरेशन, इसमें दोनों वांट टू सपोर्ट ईच अदर, राइट। ये आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इन स्किल डेवलपमेंट, बोथ वांट टू एस्टेब्लिश ए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग इन चेन्नई। सो ये पूछ सकते हैं नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग इज सेटअप बाय विच कंट्री और बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री पार्टनरशिप इट इज़ एंड वेयर इट इज़, चेन्नई। सो ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, इतना इंपॉर्टेंट है। देन अनदर थिंग है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, राइट, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस फॉर योर प्रीलिम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इज सेटअप बाय इंडिया, मीन्स इट इज़ प्रपोज्ड बाय इंडिया व्हेन it is in 2023 at a G20. At that point of time India is the presidency of it is by India. In 2023 G20 we are the president, right? At that time India proposed this thing, global biofuel alliance, so that's why it is very 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 important. Another thing है international solar alliance, ये भी बहुत important है क्योंकि it is also proposed by India and France together in Paris 2015 during COP of UNFCCC, इंडिया एंड फ्रांस प्रपोज किया इन पेरिस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सो इसलिए बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स, राइट। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग है ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर इज बिटवीन विच एंड विच कंट्रीज, राइट, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर इज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, राइट, यस, सिंगापुर। देन लेट अस गो टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज Pakistan and Saudi Arabia. They have some mutual defense agreement. This is not that much important, just for your perspective to write 1 or 2 points in your answer. It has only that much of utility, nothing important from prelims point of view from this particular topic. Just a thing, they both have a mutual defense agreement in which की like joint deterrence against any aggression. इसका मतलब है if पाकिस्तान पे कोई अटैक किया, इसका मतलब they attacked indirectly Saudi Arabia also. एंड इन रिवर्स सऊदी अरेबिया के कोई अटैक किया, इसका मतलब है वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक किया। सो इसका मतलब इवन अटैक इज हैपेंड इन वन कंट्री, बोथ कंट्रीज विल रिटेलिएट, इतना है इसका मतलब है, राइट। सो इसका इम्पैक्ट क्या है, न्यूक्लियर वारफेयर, बिकॉज पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, सो इट कैन गिव इट टू सऊदी अरेबिया एंड सऊदी अरेबिया हैज़ क्लैशेस इन वेस्ट एशिया, पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट एंड दिस थिंग्स ऑलवेज इश्यूज होते रहते हैं, सो देयर इज अ चांस ऑफ न्यूक्लियर वारफेयर।
अनदर थिंग है शिफ्टिंग पावर डायनामिक्स. इसका मतलब है नॉर्मली सऊदी अरेबिया, यूएस जनरली ए सिक्योरिटी गारंटी टू सऊदी अरेबिया. नॉर्मली यूएस ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सऊदी अरेबिया को, बट नाउ सऊदी अरेबिया हैविंग ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स लिंक विद पाकिस्तान. इसका मतलब है यूएस से इट वाज मूविंग लिटिल बिट अवे बिकॉज यूएस का जो एली फ्रेंड है इजराइल, इट इज़ डूइंग वार ऑन गाजा, सो दे हैव दिस complexities. That's why it shows there is some shift in power dynamics. राइट. फॉर इंडिया इसका क्या इम्पैक्ट है? इसका जस्ट ये है कि पाकिस्तान एक्सपेक्टिंग that India won't attack it because Saudi Arabia is having some agreement with it. So it's wishful thinking. So let us see some mains related topics about India and Saudi Arabia relations. So the data which is present here, it is better you quote them in your mains answer. So it will help you to fetch 1 mark extra when you put this kind of data. One data is that India is the second largest trade partner to Saudi Arabia. Right? India Saudi Arabia का second largest trade partner है. But Saudi Arabia is India's 5th largest trade partner. Just remember this number. India is second largest trade partner for Saudi. Saudi is 5th largest trade partner for India. That's it. And दोनों के बीच में bilateral trade कितना है? $42 billion इतना bilateral trade है. And Saudi Arabia is the third largest crude oil supplier to India. Right? We take oil from Saudi Arabia, so it is our third largest supplier. And another thing is India get remittances, right? Roughly 6.7% of India's remittances come from Saudi Arabia. So this data is important for your mains answer writing, right? Let us move to next topic, that is Palestinian state recognized by multiple nations. Actually, for your factual information, even now Palestine is not a member, not a full member in USA. Sorry, not a full member in UN. Right? Normally, states are countries, are states in the sense here it's a country, right? So normally India and other countries are members of UN, but Palestine is not a member of it. Right? You should remember this fact, because question in sometime in prelims directly it can be asked that Palestine is a member of UN, is a full member of UN, but it is not. You should remember this, right? So until now 140 UN members recognized it as a state, right? Now the context is 4 more Western nations like United Kingdoms, Canada, etc. has recognized it as a state. So itna 4 countries you don't need to remember. Just remember one country in it, like United Kingdoms. Whenever you write some answer, recently United Kingdom has recognized Palestine as a state. That's it. Apart from other countries, this much is enough for your understanding, right? Then either some important prelims related things are there. One is India recently voted in favor of New York Declaration. So अभी क्वेश्चन ये आ सकता है, India recently voted in favor of New York Declaration. This New York Declaration is related to what? Right? इतना सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. So New York Declaration is related to peaceful settlement of issue between Palestine and Israel. That is enforcement of two-state solution. ये two-state solution is a PYQ question. It is a prelims PYQ question. Question was simply asked is two-state solution is related to which countries or which states. Something was question in UPSC. Option was Palestine, Israel, and other countries given in pair. The answer is directly Palestine and Israel. This a direct question came in UPSC prelims. That's why it is very important. So now you should remember New York Declaration is related to this one only. Right? इतना remember करो. And another है that state recognition as a state का मतलब है एक स्टेट अनदर स्टेट को रिकॉग्नाइज करता है कि ये भी एक स्टेट है. बस इतना ही है. सो यू हैव टू रिमेंबर इट कि देर इज सम कन्वेंशन, मोंटवीडियो कन्वेंशन. इन इट डिफाइंड द स्टेट. व्हाट इज द क्राइटेरिया इफ वन पर्टिकुलर थिंग हैज़ टू बी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट. इसका क्या क्राइटेरिया होना है ये कन्वेंशन में डिफाइन किया है. इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, जस्ट हैव ए लुक. सो इफ इन केस रैंडमली क्वेश्चन कम यू कैन अटेम्प्ट इट. एक तो इसमें परमानेंट पॉपुलेशन होना है, मतलब सेटल्ड पॉपुलेशन, राइट. अनदर है इसका कुछ टेरिटरी होना है, लाइक बाउंड्री होना है, एरिया होना है, इसका पॉपुलेशन होना है, देन देयर शुड बी सम गवर्नमेंट, एंड इसका कुछ कैपेसिटी होना है टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर कंट्रीज. दैट्स इट. दिस 4 आर क्राइटेरिया, राइट. सो व्हाई एनी स्टेट वांट एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट और एनीथिंग वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट? बिकॉज
इफ़ इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट, वो डिप्लोमेटिक अनदर कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन में एंटर कर सकता है, कुछ ट्रीटीज साइन कर सकता है, एंड इट कैन बी ए मेंबर ऑफ UN नेशंस. दैट्स वाई इट वांट टू बी एवरीथिंग वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट. सो अगेन दिस इज प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन रिमेंबर दिस, पैलेस्तीन इज नॉट ए फुल मेंबर इन ऑफ UN, इट इज स्टिल ए ऑब्जर्वर स्टेट ओनली, राइट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए. ओनली स्टेट्स and governments can recognize a new state or government. Like अभी इंडिया है, इंडिया इज a state, right? State in the sense it is recognized as a country, but we call it internationally it is a state. So Indian state or Indian government can recognize a new state like Palestine or other things को recognize कर सकता है, right? It is one point. Similarly UN, here we told that only state or government can recognize, but UN जो है neither it is a state, ये गवर्नमेंट भी नहीं है, ये एक स्टेट भी नहीं है, इसीलिए इसके पास वो अथॉरिटी नहीं है टू रिकॉग्नाइज ए न्यू स्टेट. मतलब टू टेल कि ओके पैलेस्तीन यू आर ए स्टेट, आई एम रिकॉग्नाइजिंग यू, ये पावर UN के पास नहीं है. UN जस्ट ये कर सकता है, इट विल एडमिट ए न्यू स्टेट्स एज मेंबर्स एक्सेप्ट. मतलब आप UN मेंबर्स बोला कि हाँ पैलेस्तीन इज ए स्टेट, वी आर एक्सेप्टिंग इट, then UN can admit that Palestine into it as a member, that's it. But UN can't recognize it as a state directly. So इतना रिमेंबर करना एनफ है. लेट अस मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. इट इज़ न्यू इनिशिएटिव्स फॉर ग्लोबल AI गवर्नेंस. इसमें यू हैव टू रिमेंबर 2-3 फैक्ट्स, दैट्स इट. वन इज UN जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज़ कम अप विद 2 mechanisms for what? To govern artificial intelligence, right? What are those initiative names? These names are important because question can directly come. These particular initiatives are by which body, or these particular initiatives is related to what, that's it, right? So initiative है, first mechanism है Independent International Scientific Panel on AI. Independent International Scientific Panel on AI is a UN mechanism, remember this. And what is the second one? Second one is Global Dialogue on AI Governance. ये भी UN का ही पार्ट है, बस ये दोनों रिमेंबर करो. These two are related to UN mechanisms for the governance of artificial intelligence, that's it. So global dialogue on AI governance, इसका dialogue itself का मतलब है it's a platform to discuss about these issues and share best practices, that's it. And ये ऊपर वाला जो है international scientific panel, the name itself is scientific panel. इसका मतलब है it will understand the science, what is the scientific assessment of this AI, what is its scientific impact. बस इतना remember up करो, it is enough. So these two things are UN mechanisms to governance AI. So इसके साथ साथ और एक important thing है, these two will be built around these two things, that is Pact for Future and Global Digital Compact are other initiatives of UN only, but जो अभी two new mechanisms है, they will try to come up around these lines, right? इतना remember करो. So what is Pact for Future? Pact for Future is adopted in Summit of Futures. ये भी एक UN का related event है, Summit of Future. So it create a roadmap for achieving like SDGs and to resolve the emerging challenges. So Pact for Future means UN का related Summit of Future में इसको अडॉप्ट किया है. It is to achieve SDGs and to resolve the emerging challenges, एक path build करेगा. And Global Digital Compact क्या है? So it is a part of this Pact for Future. For what? It is for digital cooperation and AI governance. So Global Digital Compact is a part of this Pact for Future, right? इतना remember करो, it is important. And another thing is important is AI for Good Global Summit. It is by whom? It is by ITU, International Telecommunication Union. It was established in 2017, right? This AI for Global Good Summit is by ITU. It is in 2017. This is important for your prelims. So these are important. And one final thing important here is first global standard on AI ethics is recognized in 2021, that's it. Here थोड़ा factual information है, but for prelims purpose we have to remember this, so please revise it 2-3 times, right? Let us move to next topic, that is convention on एक तो prevention and punishment of crime of genocide, right? So first हमको ये understand करना है, हम genocide का मतलब क्या होता है. Genocide का मतलब है like if a person is committed particular act which they intentionally want to destroy a people's group. That group can be based on religion का basis पे हो सकता है,
या रेशियल बेसिस हो सकता है या एथनिक बेसिस, कुछ भी एक बेसिस पे एक ग्रुप ऑफ पीपल को दे वांट टू एलिमिनेट और डिस्ट्रॉय, सो उसको बोलता है जेनोसाइड, राइट. इसका डेफिनेशन है. वाई इट इज़ इन न्यूज़? बिकॉज रिसेंटली एक यूएन का इंक्वायरी कमीशन है, एक रिपोर्ट दिया है ऑन इसराइल जो भी इसराइल एंड पैलेस्टीन का वार चल रहा है. सो इसराइल का कंडक्ट इन गाजा, इसके ऊपर यूएन बॉडी एक रिपोर्ट दिया है इन टर्म्स ऑफ दिस जेनोसाइड कन्वेंशन. सो इसलिए इट वाज इन न्यूज़, राइट. सो इधर प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, जेनोसाइड कन्वेंशन डिफाइन करता है. जेनोसाइड मीन्स व्हाट? बिकॉज समटाइम्स यूपीएससी prelims question will come, this particular concept is defined in this particular convention, so we have to remember that yeah, this is true, that genocide is defined in genocide convention, so that is enough for it. And international court of justice जो भी है, it adjudicates the cases. जो भी cases आएगा under this convention, it was dealt by international court of justice. So this much is important for this one. So we will go to next topic, that is international criminal court. International criminal court. So why it is in news? Because recently 3 countries है, बुर्किना फासो, माली, नाइगर, अफ्रीकन कंट्रीज है, ये तीनों विथड्रा किया फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. So for prelims it is important, just try to remember these 3 country names, that Burkina Faso, Mali, Niger. So these are 3 recently withdrawn things, so just remember that this thing, right. सो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर टॉपिक, प्लीज़ ट्राई टू फोकस. सो लेट अस सी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. एंड आपको इधर ओनली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इटसेल्फ इज़ नॉट इनफ, आपको ये भी रिमेंबर आना है जस्ट एबो एट वी हैव डिस्कस्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, राइट. एक तो कोर्ट ऑफ जस्टिस है इंटरनेशनल, एक तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है. आर दिस बोथ आर सेम आर डिफरेंट? बिकॉज एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट्स वी शुड नो is these two should be same or not, we should understand it, right. So for that you no need to go and Google and search for it. For you I made it here, I have written a note here, so this is enough. एक तो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, राइट. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग, नेदरलैंड्स में है, राइट. एंड इट इज़ कॉल्ड एज वर्ल्ड्स फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. दिस इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट. एंड इसका एक स्टैचू है, रोम स्टैचू. सो वेन एवर क्वेश्चन कम, Rome statue is related to which organization? It is related to International Criminal Court, and it was established in 2002, right. ये remember करना है 2002. and इसमें ये है International Criminal Court, it particularly deals with individuals, not groups or states. इसका मतलब है लाइक अभी इसराइल जो भी वार कर रहा है, मतलब गाजा के ऊपर अटैक, जो भी रिटेलिएशन वॉट एवर इट इज़, so when it go to this particular court or something, it don't punish the country but it will punish individuals responsible for it, okay. So international criminal court deals with individuals but not with countries or states, right. And another thing is, इधर आप देखो not parties, which are not parties? India, Israel, US, रशिया एंड चाइना. देखो जो भी बिग कंट्रीज है, US, रशिया, चाइना, इंडिया एंड इसराइल, दिस 5 कंट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ दिस रोम स्टैचू. इसका मतलब है they don't come under the international court of justice, right. ये important point है. and another thing is ICC decisions are binding, ये remember करो, because normally international conventions or bodies का non binding होता है, but इधर it is binding, so it is very important. so now let us come to international court of justice. international court of justice, so what is ICJ? अब तक हम ICC पढ़ा. ICJ क्या है? एक तो है ये यूएन का प्रिंसिपल जुडिशियल बॉडी है. प्रिंसिपल जुडिशियल बॉडी ऑफ यूएन इज ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. डन. ये कब एस्टेब्लिश किया? 1946. ICC एस्टेब्लिश हुआ 2002 में, बट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एस्टेब्लिश हुआ 1946 में, राइट. वेरी ओल्ड. एंड इट डील्स ओनली विद स्टेट्स. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इट डील्स विद द डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स बट नॉट बिटवीन इंडिविजुअल्स. बट ICC डील्स विद इंडिविजुअल्स बट नॉट स्टेट्स. इतना ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, रिमेंबर इट, राइट. एंड इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? ICJ, इसका भी हेग में ही है. सो both have their headquarters in Hague, Netherlands only, right. then issues क्या है ICC के साथ? एक तो है perceived bias, because it was seen that it was dominated by western judges, and it is seen as a bias towards the western countries, right. it was allegation on it. another है limited jurisdiction. क्यों? because आप इधर देखा है इंडिया, इसराइल, US, रशिया, चाइना, इतना बिग कंट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ इट, देन ऑब्वियसली इसका जुरिस्डिक्शन इज लिमिटेड. एक तो ये पॉइंट है. अनदर है
ओनली द थिंग्स विच हैपेंड आफ्टर 2002, बिकॉज इसका एस्टेब्लिश हुआ 2002 में. सो 2002 के बाद जो भी इवेंट हुआ वो ये इट कैन टेक इनटू कंसिडरेशन. बट इसका बिफोर जो इंसिडेंट हुआ इसको इट डोंट एक्ट ऑन इट. इट डोंट एक्ट. इफ़ 1990s में कुछ इशू हुआ यू कांट टेक इट टू ICC बिकॉज इट हैपेंड बिफोर 2002. राइट, हो गया. देन देर इज़ अ रेसिस्टेंस अगेंस्ट इट बिकॉज स्टेट्स रिफ्यूज़ करता है टू फॉलो द ICC रिकमेंडेशंस आर इट्स ऑर्डर्स. अनदर है एनफोर्समेंट डिफ़िकल्ट है क्योंकि ICC का खुद का पुलिस नहीं है, खुद का फंडिंग नहीं है. सो इट डिपेंड्स ऑन द सपोर्ट ऑफ अदर कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज. राइट. अनदर वन, लेट अस गो टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्कारबोरो शॉल. स्कारबोरो शॉल या स्कारबोरो आइलैंड वी कैन कॉल. इट वॉज इन न्यूज़. वाई इट इज़ इन न्यूज़? बिकॉज चाइना रिसेंटली इसके पास में एक नेचर रिजर्व एस्टेब्लिश किया है. फिलीपींस इसको अपोज किया है, इसलिए इट वॉज इन न्यूज़. वाई फिलीपीन अपोज किया है इसको? फॉर दैट यू हैव टू सी इट्स जोग्राफिकल लोकेशन, दिस मैप. इफ़ यू सी, एक साइड तो चाइना है, जो ऊपर एरिया रिलेटेड में जो भी है वो चाइना है, एंड जो भी इधर का एरिया है फिलीपींस है. स्कारबोरो शॉल ये इसका दोनों का बीच में है. हमको पता है एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक थिंग है in which around 200 nautical miles in the maritime region is related to that country. But this Scarborough shoal falls between the exclusive economic zone of China and Philippines. So both have a claims on it. But China going ahead and trying to build some structures and declaring something around it. That's why Philippines इसको oppose किया है. So here the Scarborough shoals are called as Huagan Island in China and Panatang Shoal in Philippines. This just remember the names. Huagan Island या Panatang Shoal, both are same Scarborough Island only. So where it is? It is in South China Sea. South China Sea में है, right? And China and Philippines both have a claim on it, right? But as a UPSC aspirant, your reading should not end up only with Scarborough Shoal. You have to see इसका इर्द गिर्द, मतलब इसका सराउंडिंग्स में और कोई इंपॉर्टेंट थिंग्स है क्या 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 है इधर. देर इज़ सो स्कारबोरो आइलैंड इज़ इन साउथ चाइना सी. राइट. इन साउथ चाइना सी वी हैव पैरासेल आइलैंड्स, वी हैव स्पार्टले आइलैंड्स. राइट. ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ये दीज टू आल्सो इन साउथ चाइना सी. अगेन आप थोड़ा इसका रिलेटिव पोजिशन देखो. पैरासेल आइलैंड्स इज़ टू द लेफ्ट ऑफ द स्कारबोरो आइलैंड्स. राइट. And Spratly is to the south of the Scarborough Islands. So this much you have to remember. And there और एक important thing है, Nan Dash Land. UPSC question can simply ask, Nan Dash Land is recently seen in news. It is related to what? It is present in South China Sea, or it is present in Mediterranean Sea, or something like that. So you have to know that this Nan Dash Land is in South China Sea. It was done by the China. इतना आप remember करो. It is enough for your prelims examination. Let us see the last topic in the international relations discussion, that is Bagram Airways. So इसको इतना सिंपल स्टोरी है. Bagram Airways इज इन अफगानिस्तान में है. राइट. Bagram Airways इन अफगानिस्तान, इट इज़ द लार्जेस्ट एयरबेस इन अफगानिस्तान. सो एक्चुअली ये 1950s में सोवियत पीपल इसको बिल्ड करता, USSR या सोवियत पीपल इसको बिल्ड किया है. बट आफ्टर USSR कोलैप्स अमेरिका स्लोली इसका कंट्रोल टेक ओवर करता है. मतलब जब 2001 अटैक हुआ उसके बाद जब लाइक अमेरिका स्टार्टेड एक्टिंग अगेंस्ट द टेररिस्ट ग्रुप इन अफगानिस्तान, it made it as its center, like Bagram Airways in Afghanistan as its center for its operations, right? बट इन 2001 में अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर आ गया, तो ये एयरबेस से भी बाहर हो गया. बट राइट नाउ अमेरिका इज टॉकिंग विद अफगानिस्तान टू रिगेन इट्स कंट्रोल. सो क्वेश्चन मैक्सिमम ये आ सकता है, Bagram Airways is in which country? That's at maximum. Or it can come in match the following, the Bagram Airways and other port and other places. He will give one side, and another side he will give countries names. You just have to match it, or he will ask you which of the following is the correct pairs, right? So with this international relations topic is holistically covered. I know I took little bit time, but you can see that there are so much of value addition I have added in this PDF. Because I believe that once you read this PDF and this teachings, 90 to 95% of your preparation should be done here itself. I don't want you to go to Google and search and waste your time in it. So that's why I brought all these things together in this document. And thank you so much for watching this video. And my one request is, please tell in comments like how you liking this teaching,
and your feedbacks is always welcome. Like based on your feedback, I try to change the teaching style, and if you want any requirements also, please tell me in comment section. I will try to accommodate in my next lecture. Thank you so much for watching. Have a good day.